हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी वायुमंडल के संगठन के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और एयरोसोल पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, अर्थात वायुमंडल किन किन परतों से मिलकर बना हुआ है, उसमें कितनी परतें पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का लगभग 50% भाग 5.6 किलोमीटर तथा 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक निहित है। वायुमंडलीय परतों की संरचना का दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, एक तो तापीय विशेषता के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम तापीय विशेषता के आधार पर। सामान्य रूप से वायुमंडल में ऊंचाई के साथ 4 तापीय मंडल पाए जाते हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा तापमंडल। तापमंडल को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, पहला आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। तो अब इनका क्रमशः एक एक करके विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। पहली जो परत है वह है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है अंग्रेजी में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण टिजरेंस डी बॉट नामक महोदय ने किया था। ट्रोपोज ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिश्रण या विक्षोभ होता है। इसी कारण इस परत को विक्षोभ मंडल यानी कि टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है। विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण इसे संवहनीय परत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विक्षोभ एवं भंवर आते रहते हैं, आंधियाँ तूफान जैसी घटनाएं घटित होती रहती है, इसलिए इस परत को संवहनीय परत भी कहा जाता है। मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती है। इसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% भाग केंद्रित है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता जाता है, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है और 16 किलोमीटर सविंदर सिंह जी की बुक में दिया हुआ है, तो दोनों ही ध्यान रखें आप लोग। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 या 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 6 या 8 किलोमीटर है। ग्रीष्मकाल में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में वायुदाब कम हो जाता है, इसलिए वायु फैलती है और इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में वायु सिकुड़ती है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती जाती है। तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान का सामान्य पतन दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। क्योंकि क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रति 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाती है। वायुमंडल का निचला भाग क्षौरिक विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता है, बल्कि धरातल से ऊष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन एवं विकिरण विधियों से स्थानांतरण से गर्म होता है। निचले क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की घटना भी घटित होती है। तापीय प्रतिलोमन का मतलब होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। वैसे नॉर्मली होता क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन तापीय प्रतिलोमन की दशा में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यानी कि विशेष दशाओं में तापमान में वृद्धि। इस दशा में ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा होती है।
क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, जिसका नेपियर्सों ने सबसे पहले यह नाम दिया। इस सीमा पर तापमान में गिरावट समाप्त हो जाती है। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई यानी कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई 17 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो -70 डिग्री सेल्सियस होता है। वास्तव में ट्रोपोस्फीयर का अर्थ मिश्रण का मंडल या प्रदेश होता है, जबकि ट्रोपोपॉज का अर्थ जहाँ मिश्रण रुक जाता है होता है। यानी कि ट्रोपोस्फीयर का मतलब तो मिश्रण का मंडल या प्रदेश होता है, जबकि ट्रोपोपॉज का मतलब होता है जहाँ मिश्रण रुक जाता है। जेट स्ट्रीम तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र में ट्रोपोपॉज की क्रमबद्धता यानी कि कंटिन्यूटी भंग हो जाती है। यह हो गई हमारी पहली परत, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल या संवहनीय परत या ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट जो लेयर है, जो परत है, वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोपॉज के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल की खोज तथा सर्वप्रथम अध्ययन टीजरेंस डी बॉट द्वारा 1902 में किया गया। औसत रूप में समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समताप मंडल समतापी है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ना तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। कहते हैं तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ऑक्सीजन गैस द्वारा क्षौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। कभी कभी निचले समताप मंडल में सिरस बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, जो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड है या नेक्रियस क्लाउड है, ये समताप मंडल की घटना है, समताप मंडल में दिखाई देते हैं। जबकि नाक्टिलुसेंट जो क्लाउड है, वो मध्य मंडल में दिखाई देते हैं। और जो ऑरोरा है, ऑरोरा आयन मंडल में दिखाई देते हैं। ठीक है, आयतन मंडल में, सॉरी, वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल ये देखो, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड जो दिखाई देते हैं, वो समताप मंडल में दिखाई देते हैं। निचला समताप मंडल जीवन रक्षक ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण जीवों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ओजोन की स्थिति का पता 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगाया गया है। अत्यधिक ओजोन वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। यद्यपि ओजोन मंडल की ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर निश्चित की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ओजोन को मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। डॉप्सन में ओजोन को मापा जाता है। शोध से पता चला है कि ओजोन परत का क्षरण यानी कि विनाश हो रहा है। आर्कटिक क्षेत्रों एवं अंटार्कटिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के भाग के ऊपर ओजोन छिद्र, ओजोन होल का निर्माण हो गया है। हालांकि कोरोना काल में इसमें कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन फिर वापस इसमें ओजोन छिद्र में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा समताप मंडल। इसके बाद में है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। देखते हैं, मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है, यानी कि वापस सौरमंडल जैसी कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि वापस टेम्परेचर लेस होने लगता है, टेम्परेचर में गिरावट होने लगती है। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊंचाई सीमा, सबसे ऊंची सीमा 80 किलोमीटर पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, मध्य मंडल की इस ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है और नीचे तापमान कम रहता है। देखो, जो मेसोपॉज है यानी कि मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है, ठीक है, मेसोपॉज के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, जबकि नीचे तापमान कम रहता है। ठीक है, अतः यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन पाई जाती है।
क्यों पाई जाती है? क्योंकि नीचे तो कम तापमान होता है और ऊपर अधिक तापमान रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन पाई जाती है। ये बीच में छूट गया था, इसलिए ध्यान रखना इसको। तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर तापमान प्रतिलोमन की कंडीशन पाई जाती है। आगे देखिए, मध्य मंडल में नाक्टिलुसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होते हैं। देखो, जो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड थे वो तो दिखाई देते थे समताप मंडल में। नेक्रेस क्लाउड जो दिखाई देते थे वो समताप मंडल में दिखाई देते हैं, जबकि जो नाक्टिलुसेंट क्लाउड है, नाक्टिलुसेंट बादल है, वो मध्य मंडल में दिखाई देते हैं ध्रुवों के ऊपर। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। ठीक है, यह हो गया आपका मध्य मंडल। अब देखते हैं तापमंडल, थर्मोस्फीयर। मध्य मंडल से ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है और वायुदाब न्यूनतम होता है तापमंडल में। एक अनुमान के अनुसार तापमंडल की ऊपरी सीमा, जो अब तक निश्चित नहीं की जा सकी, पर तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसका साधारण थर्मामीटर से मापन नहीं किया जा सकता। इस मंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है, पहला आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। तो देखते हैं पहले आयन मंडल। ध्यान रखना, तापमंडल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। आयन मंडल देख लेते हैं पहले, आयनोस्फीयर। आयन मंडल का वायुमंडल में 80 से 640 किलोमीटर के बीच विस्तार पाया जाता है। इसमें ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है, जैसे डी, ई, एफ, जी परतें। डी परत का विस्तार 80 से 99 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ये न्यून आवृत्ति वाली, लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है और मध्यम व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का अवशोषण करती है। यह परत सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ई परत। ई परत का विस्तार 99 से 130 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का यह परत परावर्तन करके पृथ्वी पर वापस भेजती है। यह भी सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है, सूर्यास्त के साथ इसका अवसान हो जाता है। इसके बाद में है ई परत का ही पार्ट है चिटपुट ई परत। ये अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करके पृथ्वी की ओर वापस भेजती है। ठीक है, ई टू परत का विस्तार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और ये सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है। इसके बाद में एफ परत। एफ परत का निर्माण दो उप परतों से हुआ है, F1 तथा F2 परतें। ये सम्मिलित रूप से अफ्लेटन या एफ्लेटन परत के नाम से जानी जाती है। इनका विस्तार 150 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये मध्यम व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का पृथ्वी की ओर परावर्तन करके वापस भेजती है, परावर्तन कर देती है मतलब। ठीक है, इसके बाद में जी परत। जी परत का विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर अर्थात 400 से 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है आयतन मंडल, एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर के ऊपर के वायुमंडल को वायुमंडल या आउटर एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल को यानी कि मैग्नेटोस्फीयर को शामिल किया जाता है। इस मंडल में वान एलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है। ये ध्यान रखना, वो कौन सा मंडल है जिसमें वान एलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है, उस मंडल का नाम है एक्सोस्फीयर, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियलिस की होने वाली घटनाएं हैं। ध्यान रखना, इस मंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है ऑरोरा। यहाँ पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियलिस की होने वाली घटनाएं होती है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ प्रातः काल होता है, जबकि बोरियलिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोरियलिस तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को कहते हैं, एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को कहते हैं, कहा जाता है। ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी
यानी कि मल्टी कलर्ड फायरवर्क्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर पढ़ते हैं यह संरचना। इस पहले हमने देखी थी तापीय विशेषता के आधार पर संरचना। अब देख लेते हैं रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल की संरचना। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों में विभाजित किया जाता है। पहला है सममंडल और दूसरा है विषममंडल। सममंडल में हम जनरली शोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल को शामिल करते हैं। ठीक है, तो देख लो पहले सममंडल। होमोस्फीयर। सममंडल निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है जिसका विस्तार 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल की प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन जो कि 78.08% तथा ऑक्सीजन जो कि 20.9% अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य गैसों में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन आदि महत्वपूर्ण है। इस मंडल में गैसों का अनुपात प्राय एक जैसा रहता है। इसी कारण से इसे सममंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें गैसों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता। इसमें शोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल को शामिल किया गया है। यहाँ पर गैसों का अनुपात प्राय एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, शोभमंडल में, समतापमंडल में और मध्यमंडल में। इसके बाद में जो दूसरा मंडल है वो है विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर। विषम मंडल का विस्तार 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में गैसों की 4 परतें पाई जाती है। आणविक नाइट्रोजन परत जिसका विस्तार 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दूसरा आणविक ऑक्सीजन परत जिसका विस्तार 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तीसरी है हीलियम परत जिसका विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और लास्ट है फोर्थ आणविक हाइड्रोजन परत जिसका विस्तार 3500 किलोमीटर से वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक, जिसकी सीमा पूर्णतया निर्धारित नहीं है, तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये आपकी वायुमंडल की संरचना यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नई चीज़ों के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।